सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। राइट गाइस, आज के भी जो 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं। देखिए गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, लोक अदालत के बारे में पूछा है, बेसिकली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, चलिए यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं, देखते हैं। पहला बोला गया है डेट लोक अदालत हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। ठीक है, कहता है कि लोक अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन है सेटल करने की कौन से मैटर जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे हैं, एंड नोट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, और वो मैटर्स नहीं जो पेंडिंग पड़े हैं किसी कोर्ट के आगे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि जो लोक अदालत है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है उन मैटर के साथ जो सिविल इन नेचर है और उन मैटर के साथ डील नहीं करता जो क्रिमिनल इन नेचर है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड या फिर सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर ही इंक्लूड किया जाता है और कोई पर्सन जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, देखिए अगर आपने लोक अदालत के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा माइंड लगाइए, आपका आंसर जो है वो इजीली सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए बहुत ईजी सा है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, ये डेट प्री लिटिगेशन स्टेज तक तो बिल्कुल सही है, बट ये उन मैटर्स को भी मतलब सेटल आउट करती है जो पेंडिंग पड़े हैं बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी इस हिसाब से गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि ये सिर्फ सिविल को, जो सिविल इन नेचर मैटर है उन्हीं को ही इंक्लूड करती है, तो ऐसा नहीं है, ये जो क्रिमिनल इन नेचर मैटर्स हैं उनके साथ भी ये डील करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है डेट सिर्फ और सिर्फ जो है या फिर सर्विंग या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर से ये कंसिस्ट करती है, ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 अदर पर्सन भी इंक्लूड किए जाते हैं, वो या तो लॉयर होंगे, ठीक है, और कौन हो सकते हैं, सोशल वर्कर। ठीक है, एक लॉयर हो सकता है, एक सोशल वर्कर जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो हमारी जो डी जो है ऑप्शन नंबर वो सही हो जाता है। राइट, चाहे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए, द लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। ये बात बिल्कुल सही है, एज अ चेयरमैन विद 2 अदर मेंबर्स यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। ठीक है, सो याद रखिएगा पहले का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज possesses original and appellate jurisdiction in civil matters only. The judicial magistrate tries criminal cases which are punishable with imprisonment for a term up to 7 years. ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज possesses original and appellate jurisdiction in civil matters ओनली। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था आपको, जो कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। सिर्फ सिविल मैटर नहीं, क्रिमिनल मैटर्स भी जो है उसमें भी ये भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरी चीज़, ये 7 ईयर्स के लिए नहीं है, ये कितने ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, सो इस तरह से हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, नेदर 1 और 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, यहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ही पोजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, याद रखिएगा। एट सेकंड स्टेटमेंट ये देखिए, यहाँ लिखा है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो वाइडर है देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। पहली चीज कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, ज्यादा है, मतलब वाइडर है देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। एंड जुडिशियल रिव्यू हैज नाउ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुडिशियल रिव्यू का कहीं भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये चीज शायद मैंने आपको पहले बताई भी हुई है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही रहने वाली है।
देखिए गाइज, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। उल्टी लिखी हुई है स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट ऐसी होती, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट सही होती। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन है, वो वाइडर है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? देखिए आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकती है किस ओनली कौन से मैटर्स में? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे। ठीक है, बट जो हाई कोर्ट्स हैं, याद रखिएगा, वो अदर जो ऑर्डिनरी लीगल मैटर्स हैं उनके बेसिस पे भी क्या है, ये जो रिट जुरिडिक्शन है वो कर सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन है वो क्या है? वाइडर है देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे भी देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये आप चीज़ पढ़ सकते हैं। द हाई कोर्ट, देखिए द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट के केस पे तो ये कर ही सकती है, बट ऑल्सो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सो जो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विद रेफरेंस टू द क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं न्यूज में भी था ये क्वेश्चन। तो क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग है दोनों टर्म, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, तो चलिए बताइए, पहली स्टेटमेंट है कि इट सर्व एज द फाइनल एंड द लास्ट ऑप्शन फॉर द पार्टीज टू गेट जस्टिस इन द कोर्ट। इट इज जनरली हर्ड इन द चैम्बर ऑफ द जजेस इन द एब्सेंस ऑफ लॉयर्स। इट कैन बी फाइल्ड इन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ठीक है, सो बताइए 1 and 2, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3। बताइए, अगर आपने क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पढ़ा है तो बहुत ईजी स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो बताइए कौन सा जो है इसका सही ऑप्शन रहने वाला है? देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए पहले रिव्यू पिटीशन होती है, उसके बाद एंड में जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर ये आपको कंफ्यूजन है कि रिव्यू पिटीशन पहले होती है या क्यूरेटिव पिटीशन पहले होती है, तो पहले रिव्यू पिटीशन होती है, आफ्टर दैट क्यूरेटिव पिटीशन होती है। सो बिल्कुल सही बात है पहला स्टेटमेंट। इट सर्व्स एज द फाइनल एंड द लास्ट ऑप्शन फॉर द पार्टीज टू गेट जस्टिस इन द कोर्ट। ठीक है, और जनरली ये हर्ट किया जाता है जो जजेस के चैम्बर होते हैं वहीं पे ही, इन द एब्सेंस ऑफ द लॉयर्स। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जो ये मतलब ओपन कोर्ट में ये चीज़ें हेयर की जाती हैं, अदरवाइज ये जजेस के चैम्बर में ही इनको जो है वो सुनवाई इनकी की जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, हाई कोर्ट में नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी फाइल्ड इन द बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। ठीक है, सो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली इसका सही आंसर है। बाकी आप स्टेटमेंट में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कोवैक्स के बारे में बताना है। एक ग्लोबल लीडरशिप समिट है, इज रिलेटेड टू व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ कोरल्स, स्पेस जंक, फ्रीडम ऑफ प्रेस। बताइए। देखिए कोवैक्स जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए कंजर्वेशन रिजर्व कह रहा है कि एक बफर जोन है टू माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आती हैं। सो कहता है जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो एक बफर जोन है टू माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन द डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। और सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोटेक्टेड एरियाज वाज इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो इंक्लूड किए गए थे इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 only। बिल्कुल सही बात है। जो कंजर्वेशन रिजर्व है एक बफर जोन है टू माइग्रेशन कॉरिडोर्स बिटवीन द डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, जैसे कि डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए
These protected areas categories were first introduced in Wildlife Protection Amendment Act of 2002. याद रखिएगा, ऊपर लिखा गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, सो वैसा नहीं है। कब यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है सर, इससे जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सो ऑप्शन ए वन ओनली जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर अ मेंबर ऑफ द होम रूल लीग। होम रूल लीग आपने बताना इन चारों में से जो है वो कौन होम रूल लीग के मेंबर थे। ठीक है, चलिए रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों के चारों जो थे, रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, चारों के चारों जो थे वो होम रूल लीग के मेंबर थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रायतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, ठीक है, तो रायतवारी सेटलमेंट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था इन तीनों में से। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मनरो। 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। बताइए। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने जो है वो रायतवारी सेटलमेंट जो है वो उसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अगर मैं कॉर्नवालिस की बात करूं तो इन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और ये कब इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, 1793 में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सहायक एनजी जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, सहायक एनजी जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए ये क्या है। देखिए गाइस, जो सहायक एनजी है वो क्या है, इंडिया का जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली सीन इन न्यूज डिपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है, जो डिपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, जो रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम। बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डिपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, असम में, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस यहीं पे हमारे आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आज यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे, और मैं भी यही मतलब चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो, इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कम से कम बने आपके यूपीएससी में। ठीक है, हमने इंक्लूड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, बस स्टिल बाकी यूपीएससी पे डिपेंड करता है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। राइट, सो आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर चीज़ समझ आई है तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आई तो डिसलाइक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। राइट, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।